6 अप्रैल को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एक हवाई जहाज ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी, लेकिन सीधे जाने की बजाय टेढ़ा रास्ता चुना। 248 मील यानी करीबन 400 किलोमीटर लंबा रास्ता। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज में सवार था वो शख्स जिसके नाम पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली अखबार हारेट्ज ने इसका खुलासा किया। लिखा कि सीधी उड़ान मुश्किल थी क्योंकि रास्ते में पड़ते थे कुछ ऐसे मुल्क आयरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड्स, और डर ये था कि अगर कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गई तो ये देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट लागू कर सकते थे। नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते थे। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। 3 अप्रैल को नेतन्याहू हंगरी पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने ऐलान कर दिया कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। बहरहाल हंगरी दौरा खत्म करने के बाद 6 अप्रैल को नेतन्याहू के जहाज ने अमेरिका में लैंडिंग की। 7 अप्रैल को वो व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर नेतन्याहू का स्वागत हुआ नारेबाजी से। लोग फिलिस्तीनी झंडे थामे हुए थे और गजा में जंग की निंदा करते हुए नारे लगा रहे थे। इन सब के बाद ओवल ऑफिस में उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इसके बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो इजराइल के लिए अब तक के सबसे बेहतरीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से ईरान पर भी बात की। होने को तो इस मुलाकात का सबसे बड़ा पहलू होना था ट्रेड, व्यापार, लेकिन अब जब बात इससे इतर जा ही चुकी है तो आज के शो में हम भी इजराइल, नेतन्याहू, ट्रंप और टैरिफ से इतर ईरान, गजा, बंधक और हमास जैसे मुद्दों पर जो चर्चा हुई उनकी बातें करेंगे। लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मिलने जुलने के बाद दोनों लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी बीच ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहा है और शनिवार 12 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। इसमें उच्च स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये बातचीत न्यूक्लियर डील के मसले पर होगी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। ईरान की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। 7 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। लिखा कि ये एक अवसर तो है ही, उतना ही एक परीक्षा भी है। गेंद अब अमेरिका के पाले में है। ईरान की सरकारी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से खुद अब्बास अरागची इसका हिस्सा होंगे। अमेरिका की तरफ से कौन होगा? गेस कीजिए। अमेरिका की तरफ से बातचीत को लीड करेंगे ट्रंप के गोल्फ बडी अरबपति स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप सरकार में अमेरिका के मिडिल ईस्ट के लिए विशेष राजदूत भी हैं। रूस यूक्रेन जंग में भी अमेरिका की ओर से डील मेकिंग यही कर रहे हैं। जनवरी 2025 में इजराइल हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ था उसमें भी ट्रंप टीम को इन्होंने ही लीड किया था। अमेरिका और ईरान के बीच इस बातचीत की मध्यस्थता ओमान करेगा। फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका और ईरान सीधी बातचीत क्यों नहीं कर लेते? इसके लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। 1979 से पहले ईरान में पहलवी हुकूमत चलती थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे नज़दीकी साझेदार हुआ करता था। अमेरिकी हथियारों की भारी भरकम खरीद होती थी। CIA के टेक्नीशियंस सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए ईरान की ज़मीन पर गुप्त ठिकाने चलाते थे। ईरान ने 1970 से लागू परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT पर दस्तखत भी किए। इसके तहत देशों ने न्यूक्लियर हथियारों से दूर रहने की कसम खाई। लेकिन फिर आया साल 1979। शाह कैंसर से बीमार थे और ईरान की सड़कों पर लाखों की भीड़ उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। आखिरकार शाह देश छोड़कर भागे। इसके बाद आया इस्लामी क्रांति का तूफान। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में एक थियोक्रेटिक सरकार बनी। इस क्रांति के बाद सब बदल गया। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर छात्रों ने धावा बोल दिया। वे शाह को वापस लाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। फिर 1980 के दशक में ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने खुले तौर पर सद्दाम हुसैन का समर्थन किया। दोनों देशों के बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत होती भी रही वो या तो मजबूरी में हुई या फिर बहुत सख्त लहजे में। इस बीच ईरान की नई हुकूमत ने चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दौड़ शुरू कर दी थी। पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। हर एक अमेरिकी सरकार, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, सबने ईरान को लेकर एक जैसा रुख अपनाया।
उस पर धौंस जमाने की कोशिश की। फिर आया साल 2015। बराक ओबामा की सरकार में अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। इस डील के तहत ईरान को 3.67% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी गई और उसके स्टॉक को 300 किलो तक सीमित रखा गया था। 2017 में ट्रंप पहली दफा राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। बोले ये डील बेकार है, अब हम ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे और एक बेहतर समझौता हासिल करेंगे। लेकिन ना ट्रंप के दौर में कोई बेहतर नई डील हो सकी, ना बाइडेन सरकार ऐसा कर पाई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के मुताबिक अब हालात ऐसे हैं कि ईरान के पास 8,294 किलो यूरेनियम है। इनमें से कुछ हिस्सा 60% शुद्धता तक एनरिच्ड है, जबकि बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अब तक बम बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन वो तमाम तकनीकी तैयारियां कर चुका है ताकि अगर कभी जरूरत पड़ी तो जल्दी से बम बनाया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारिजानी ने मार्च में एक टीवी इंटरव्यू में साफ कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की काबिलियत है, लेकिन इरादा नहीं है। IAEA के निरीक्षण भी हमें मंजूर हैं, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल हम पर हमला करते हैं तो हमें मजबूरी में उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। ईरान ये भी कहता है कि वो परमाणु बम से इतर अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं करेगा। ये अमेरिका की पुरानी मांग रही है कि मिसाइल प्रोग्राम भी परमाणु डील में शामिल हो, लेकिन तेहरान का साफ कहना है ये हमारी सुरक्षा नीति का हिस्सा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप अब एक नए सिरे से डील करने के पक्ष में है। समझौते के बाद देखने लायक होगा कि ट्रंप इस बातचीत में ईरान को कितना झुका पाते हैं, लेकिन ये बातचीत कितनी अहम है, कितनी खास है और इसके लिए दोनों देश राजी कैसे हुए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप एक संक्षिप्त टाइमलाइन देखें। 20 जनवरी 2025 ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 4 फरवरी 2025 इस दिन ट्रंप ने ईरान पर मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर की पॉलिसी लागू की। इसका मकसद था ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना, उसकी इकोनॉमी कमजोर करना, तेल बिक्री को पूरी तरह रोक देना। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अलग अलग समय पर बमबारी की धमकी दी। फिर आई 5 मार्च 2025 की तारीख। इस दिन ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को एक चिट्ठी भेजी। खत में क्या लिखा था, इसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने नहीं दी। 6 मार्च ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में बताया कि हमने इस खत में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की पहल की है। ईरान को हमसे समझौता कर लेना चाहिए। हम ईरान को परमाणु बम हासिल करते हुए नहीं देख सकते। हमारे पास बस 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है डील और दूसरा रास्ता ऐसा है जिससे समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अमेरिकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक्सियस ने इस खत से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी। एक अमेरिकी अधिकारी और 2 अलग अलग सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस खत में ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया था। 2 महीने की डेडलाइन, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल सकी कि 2 महीने वाली ये घड़ी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने ये चिट्ठी लिखी या तब शुरू होगी जब डील के लिए नेगोशिएशन शुरू होगी। लेकिन ट्रंप की ये चिट्ठी सीधे ईरान तो पहुंच नहीं सकती थी। दोनों देशों में कोई कूटनीतिक संबंध ही नहीं है। इसलिए 18 मार्च को ट्रंप के गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मिले तो उन्हें ट्रंप की चिट्ठी थमाई। फिर यूएई से बिन जायद का राजदूत ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा और चिट्ठी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची को मिली। एक्सियस के रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी पहुंचने से पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सगे संबंधियों इजराइल, सऊदी अरब और यूएई को ये सब जानकारी भिजवाई कि उसमें लिखा क्या है। चिट्ठी अभी रास्ते में ही थी कि ईरान को दूसरे रास्ते से एक मैसेज भी पहुंच गया। 15 मार्च 2025 को अमेरिका ने यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी शुरू की। इसे ईरान के खिलाफ एक सिग्नल की तरह देखा जाने लगा। हूती एक शिया चरमपंथी संगठन है। ईरान पर इसका साथ देने के आरोप लगते हैं, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता है। ट्रंप ने हूतियों पर हमले शुरू करने का आदेश देते हुए ईरान को चेतावनी भी दी कि वो हूतियों की मदद करना बंद करे। हूतियों पर अमेरिका की बमबारी जारी रही और इसी बीच आई 26 मार्च की तारीख। ईरान ने ट्रंप के खत का जवाब भेजा ओमान के जरिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा कि ईरान अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति और धमकियों के बीच सीधी बातचीत नहीं करेगा। 30 मार्च को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा, हमें सीधी बातचीत से इनकार है, लेकिन ईरान हमेशा से अप्रत्यक्ष वार्ता का हिस्सा रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अप्रत्यक्ष बातचीत को जारी रखने पर सहमति दी है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान ने बीच का रास्ता अपनाया। ना तो उसने अमेरिका से बातचीत के लिए मना किया और ना ही ट्रंप के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए हामी भरी। 30 मार्च को ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी दी। बोले, डील कर लो वरना ऐसे बमबारी करेंगे कि किसी ने देखी भी ना होगी।
31 मार्च को ईरान से जवाब भी आ गया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो करारा जवाब देंगे। 1 अप्रैल 2025 अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इस दिन एक बड़ा ऐलान किया। कहा गया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में और सैनिक भेज रहा है, साथ ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन और विंसन को उस इलाके में बनाए रखेगा, यानी फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री दायरे में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और ज्यादा गहरी हो गई। ये वही इलाका है जहां से ईरान की निगरानी आसान होती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी। इसके पिछले हफ्ते अमेरिका ने एक और अहम कदम उठाया था। उसने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात कर दिया। अब ये नाम यूं ही नहीं लिया जाता, ये वही सैन्य अड्डा है जिसे अमेरिका बेहद रणनीतिक हालात में ही एक्टिव करता है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर का छोटा सा टापू है और चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। 1960 के दशक में जब ब्रिटेन अपनी कॉलोनियों से पीछे हट रहा था, तब इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसने मॉरिशस से चागोस द्वीप खरीद लिया। 1966 में अमेरिका ने ब्रिटेन से डिएगो गार्सिया को लीज पर लेने का समझौता किया। अमेरिका इस ठिकाने से दशकों से पूरे इलाके में अपनी फौजी ताकत दिखाता आया है। जब भी अमेरिका को खाड़ी में मुश्किल पेश आई, डिएगो गार्सिया उसके लिए बैकअप बना। 1990 के दशक में जब अमेरिका इराक पर छिटपुट हमले कर रहा था, तो सऊदी अरब ने अपने एयरबेस से मिशन चलाने में आनाकानी की। तब अमेरिकी प्लानिंग में डिएगो गार्सिया से B-52 बॉम्बर्स के जरिए बगदाद पर हमला किया गया। डिएगो गार्सिया से ईरान 5300 किलोमीटर दूर है, यानी बम वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर B-2 बॉम्बर कोई मामूली जहाज नहीं होता। ये वो जहाज है जो दुश्मन के रडार में नहीं आता और अपने साथ लाता है बंकर बस्टर बम, जो जमीन के नीचे छिपी न्यूक्लियर साइट्स तक तबाही पहुंचा सकते हैं। यानी अप्रैल की शुरुआत से ही अमेरिका ने मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी। फिर सवाल उठता है कि क्या ईरान अमेरिकी हमले से बचने के दबाव में बातचीत के लिए तैयार हुआ है, जबकि अब तक उसका कहना था कि हम मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर के दरमियान बातचीत नहीं करेंगे। हमने जानकार से यही सवाल पूछा, उनका क्या कहना है, सुनिए। दबाव तो है, पर ये दबाव नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अपने पॉडकास्ट में भी बता चुका हूं कि देखिए, ईरान की माली हालात बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसको सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में, पब्लिक में, और उसकी चिंता तो है, उसकी फिक्र है। सरकार को प्रोटेस्ट होते रहे, वहां पे गोलियां भी चली हैं। तो इस वक्त तो ये आलम है कि 4-4 घंटे बिजली आ रही है कुछ इलाकों में, तो ईरान की करेंसी भी गिरती जा रही है। तो फिक्र तो है सरकार को इन चीजों की, और जंग वो चाहती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जंग में ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि सरकार ही ना बचे, क्योंकि पब्लिक भी, कुछ हिस्सा पब्लिक का भी उनके खिलाफ है। तो सरकार ना जंग चाहती है ईरान की, और ना ही ये चाहती कि आर्थिक स्थिति और बिगड़े। तो वो वैसे भी तैयार थे, थोड़ी सी पोजीशनिंग कर रहे थे, थोड़ा सा अपना दिखा रहे थे नेगोशिएशन शुरू करने से पहले। अब वो सब, जिसे अंग्रेजी में पोस्चरिंग कहा जाता है, वो हो चुकी है, तो शुरुआत हो गई है। इस बातचीत का अंजाम क्या हो सकता है? क्या एक डील संभव है? और अगर ऐसी डील हो भी जाती है तो किन शर्तों पर होगी? दोनों साइड डील करना चाहती हैं बहुत ज्यादा। ट्रम्प इसलिए इलेक्ट हुए हैं, जैसे उन्होंने कहा था, जंग रोकने के लिए। उनका बेस भी यही चाहता है कि जंग रोकी जाए और नई जंग ना हो। हालांकि नेतन्याहू बहुत प्रेशर डाल रहे हैं ट्रम्प के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, पर अमेरिका नहीं चाहता कि जंग हो, और जैसे मैंने बताया, ईरान भी नहीं चाहता। तो बहुत अच्छे इम्कान है डील होने के, अगर तो इजराइल लॉबी का इन्फ्लुएंस ना रहा ज्यादा, क्योंकि अमेरिका में बहुत पावरफुल है इजराइल लॉबी, और नेतन्याहू उस पर प्रेशर डालेंगे कि वो प्रेशर डाले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे। उनका इंटरेस्ट ये है कि सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, बल्कि ईरान जो सपोर्ट करता है अपने पिट्ठुओं को, वो भी बंद करे। ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बंद करे, और भी चीजें ईरान करे। अगर वो सारी चीजें डील में घुसेड़ दी गई तो डील नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ईरान को भी ऐसा लगेगा जैसे उसने हथियार ही डाल दिए हैं, जो उसकी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अंदरूनी ईरानी लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी सरकार ने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं।
इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की कूटनीति को कोशिशों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका और इजराइल दोनों का साझा मकसद है। लेकिन ये वही नेतन्याहू हैं जिन्होंने 2018 में ट्रंप को डील से बाहर आने के फैसले का समर्थन किया था। अब वो कहते हैं, अगर ईरान 2003 वाले लीबिया मॉडल की तरह अपना प्रोग्राम रोक दे तो हमें कोई एतराज नहीं। लीबिया मॉडल यानी कर्नल गद्दाफी का वो फैसला जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने अपने सारे गुप्त न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स सरेंडर कर दिए थे। लेकिन ईरान साफ कहता है, हमारा प्रोग्राम पारदर्शी है, IAEA की निगरानी में है और जारी रहेगा। हमने जानकार से पूछा, इजराइल का इन सब में क्या स्टेक है? यही मैं आपको पिछले सवाल के जवाब में बता रहा था कि वो लीबिया वाला डील नहीं हो सकता ईरान के साथ, क्योंकि लीबिया ने तो बिल्कुल हथियार डाल दिए थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर दिया, मिसाइल भी प्रोग्राम भी बंद कर दिया, हर तरह से बाहर अपने लोगों को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। उस तरह का डील नहीं हो सकता। नेतन्याहू उस टाइप का डील चाह रहे हैं, पर अगर इस टाइप का डील की बात हुई तो ईरान मानेगा नहीं। ये चक्कर है। ईरान जो है वो तभी मानेगा अगर बात न्यूक्लियर डील तक लिमिटेड रही। तो मामला थोड़ा पेचीदा है। दोनों साइडें चाहती हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, की डील हो जाए, पर इजराइल जिस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर चाह रहे हैं, पूरी तरह से सरेंडर चाह रहे हैं ईरान का, वो मुमकिन होना मुश्किल है। अगर उसकी कोशिश की गई तो शायद डील ना हो पाए। अब इतनी सारी बातों के बाद उस मुद्दे की भी बात कर लेते हैं जिसकी बात करने नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे, टैरिफ। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 100 से ज्यादा देशों की सूची में इजराइल का भी नाम था। बहुत से देशों ने ट्रंप से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नेतन्याहू पहले ऐसे विदेशी लीडर थे जिनकी ट्रंप से मुलाकात हो सकी। नेतन्याहू ने हंगरी से उड़ान भरने से पहले कहा भी कि आप इससे अमेरिका और इजराइल की नजदीकी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने ये नहीं सोचा कि अगर हम नजदीकी का अंदाजा लगाते हुए टैरिफ वाली बात पर भी ध्यान दें तो क्या होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान से पहले ही इजराइल ने सभी अमेरिकी सामानों पर से टैरिफ हटा लिया था, 0 कर लिया था। लेकिन फिर भी ट्रंप की लिस्ट में इजराइल का नाम आया। 7 अप्रैल वाली मीटिंग में उन्होंने ट्रंप से वादा किया कि इजराइल अमेरिका के साथ अपना ट्रेड सरप्लस खत्म करेगा, यानी इजराइल अमेरिका से खरीदता कम था और बेचता ज्यादा था। अब इस खरीद फरोख्त को बैलेंस किया जाएगा, लेकिन क्या इस वादे के बाद इजराइल पर से टैरिफ हट जाएगा? यही सवाल ओवल ऑफिस में मौजूद एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा। ट्रंप इसका सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, हम इजराइल को करोड़ों डॉलर्स देते हैं, हम अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ख्याल कैसे रखेंगे। अच्छा, ये तो इजराइल और अमेरिका के व्यापारिक तनाव की बात हुई। बाकी दुनिया क्या कर रही है? ट्रंप के टैरिफ वॉर से जुड़े क्या अपडेट्स हैं, एक एक कर इसे भी जानते हैं। पहला चीन से जुड़ा है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को चीन पर 54% टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। लेकिन चीन के ऐलान के बाद ट्रंप का गुस्सा और बढ़ गया। 6 अप्रैल को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि अगर चीन ने 8 अप्रैल तक अमेरिका पर लगाए टैरिफ वापस नहीं लिए तो फिर से 50% टैरिफ लगा देंगे। चीन ने ट्रंप की इस धमकी का भी जवाब दिया। कहा, अमेरिका की वापस 50% टैरिफ लगाने की धमकी सबसे बड़ी गलती है और अगर अमेरिका इस ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाता है तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। चीन ने अमेरिका पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। दूसरा अपडेट, ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे बाकी देशों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, कुछ टैरिफ लगाकर तो कुछ बातचीत के रास्ते अपनाकर। मसलन यूरोपियन यूनियन ने भी कई अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। साथ ही कहा है कि अगर अमेरिका हम पर लगाए टैरिफ हटा देगा तो हम भी उन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। वहीं ताइवान और जापान जैसे देशों ने आपसी बातचीत से ट्रेड वॉर का हल निकालने की बात कही है। इस जंग में आगे जो कुछ भी होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सुर्खियों का रुख करते हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान मोहम्मद अल मखतूम 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं। 8 और 9 अप्रैल को वो देश में रहेंगे। 8 तारीख को क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई में वो भारत यूएई के बेहतर रिश्तों के लिए बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। शेख हमदान के दौरे की सारी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करके दी है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। ये उनका पहला भारत दौरा है। उनसे पहले यूएई की राजधानी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सितंबर 2024 में भारत दौरे पर आए थे। तब वो भी पीएम मोदी से मिले थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में यूएई दौरा किया था। 34 बरस में वो भारत के किसी प्रधानमंत्री का पहला यूएई दौरा था। उनसे पहले इंदिरा गांधी गई थी।
दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिप्लोमेटिक और पीपल टू पीपल लेवल पर रिश्तों को समझने के लिए ये 3 बिंदु समझे जा सकते हैं। पहला, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा। 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या CEPA के बाद से दोनों देशों के ट्रेड में 16% का इजाफा हुआ है। CEPA दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। दूसरा, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस ने मिलकर I2U2 ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप मिडिल ईस्ट में भारत की पहुंच बनाएगा और यूएई भारत के बीच कॉपरेशन को बढ़ावा देगा। तीसरा, यूएई ने हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया है। चौथा, दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी मजबूत हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 3.47 मिलियन यानी करीबन 34 लाख भारतीय प्रवासी यूएई में ही बसे हैं। इस लिस्ट में यूएस और सऊदी अरब भी यूएई से नीचे आते हैं। इधर प्रधानमंत्री की क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में उनके काउंटर पार्ट मार्को रूबियो से 7 अप्रैल को फ़ोन पर बात की। इसके बाद जयशंकर ने एक्स पर लिखा, हम दोनों ने इंडो पैसिफिक, भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट और कैरिबियाई देशों से जुड़े मुद्दों पर बात की। इसके अलावा दोनों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर भी बात हुई। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।